हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि एफएससी का पार्ट 1 जो है वो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो इसके अंदर आपने तमाम चीज़ों के बारे में ज़रा सीखना है कि ये चीज़ें क्या हैं, ये वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और इसके फादर कौन से हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जब बायोलॉजी की तरफ आते हैं ना, तो बायोलॉजी के बारे में मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड, ग्रीक जो है ये यूनान की ज़ुबान है, दो ग्रीक वर्ड हैं बायोस और लोगोस। दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं उनको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे पास बायोस और लोगोस है, जिसका मतलब है बायोलॉजी, ये इसका बेसिक मीन होता है लाइफ की स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ। तो जब भी हम बायोलॉजी को देखते हैं तो बायोलॉजी को फर्स्ट टाइम जिस शख्स ने एक्सप्लेन किया, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, उसका नेम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल एक ऐसा साइंटिस्ट था या फिलासफर था जो ग्रीक से बिलोंग करता था, यूनान से। उसने फर्स्ट टाइम जो है ये बताया था कि बायोलॉजी क्या है, बायोस क्या है, लोगोस क्या है। और हमारे पास साइंस ने उससे पहले भी जो है साइंस के ऊपर काम होता था, लेकिन तब साइंस जो है वो प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हुई। और साइंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बिलोंग करता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना, किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली देखना। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो आपकी पार्ट 1 एफएससी है उसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है। पहला है अंडरस्टैंडिंग नेचर। नेचर, कुदरत, फितरत, ये जितनी भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम इसको नेचर कहते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको देखना, इसको जांचना कि ये इसमें वर्किंग कैसे हो रही है, ये तमाम का तमाम काम जो है ये हम करते हैं बायोलॉजी के अंदर। हम जो है नेचर की स्टडी, नेचर को अंडरस्टैंड करना, ये बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक टर्म आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। स्टूडेंट, इकोसिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम होता है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो जब भी हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो इसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं ना, वो नॉन लिविंग के साथ दोनों का इंटरेक्शन भी स्टडी करते हैं। लिविंग हो गए बायोटिक, नॉन लिविंग हो गए ए बायोटिक। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मेरी जो मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है जी। अब मेरा इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ स्टडी किया जाता है, मेरा ऑक्सीजन के साथ रिलेशन, मेरा जो है मैटर के साथ रिलेशंस, मेरा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशन, ये जो चीज़ें होती हैं ये भी हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ये जो हमारे पास लिविंग पार्ट का विद नॉन लिविंग पार्ट आल्सो स्टडी इन बायोलॉजी। और उसके बाद लिटरली मतलब जो बायोलॉजी का है, जो लग़वी मतलब है, जो डिक्शनरी के लिहाज से अगर हम मतलब बायोलॉजी का देखें तो उसमें भी हम यही बताते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ। जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि बायोस एंड लागोस, जो आपने 9 में भी पढ़ के आए हैं कि ये जो हमारे पास बायोस एंड लागोस है, ये ग्रीक वर्ड हैं, ये ऐसे हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन ये है, ये मैंने पहले बता दिया कि स्टडी ऑफ लाइफ, कि लाइफ की स्टडी करना। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और आप जहन में रखें कि एक वर्ड है बायोलॉजिस्ट। जो स्पेशलिस्ट ऑफ बायोलॉजी होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। अब वो जो बायोलॉजिस्ट है ना, वो बायोलॉजिस्ट बेसिकली
किन लाइफ के किन एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं, किन पहलू को देखते हैं और किन को नहीं देखते, हमने अभी ये देखना है। ठीक है जी। देखें जी, लाइफ है, जिंदगी है, तो जो बायोलॉजिस्ट है वो जिंदगी के बारे में हर चीज के क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता। जिस तरह के मेरे पास एक मैंने यहां पे लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का क्या मतलब है, बायोलॉजिस्ट इसका आंसर नहीं दे सकता। वाई शुड देयर बी लाइफ, लाइफ क्यों चाहिए, मतलब कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हमारी पहुंच से दूर हैं। वहां पे पैराग्राफ में एक वर्ड है, लाई बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ बायोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चंस हमारी लिमिट से ये बाहर हैं, हमारी पहुंच से ये बाहर हैं। तो फिर ये जो क्वेश्चंस है ये हम किन के लिए छोड़ देते हैं, लेफ्ट फॉर थियोलॉजियंस एंड फिलोसफर्स। थियोलॉजियंस होते हैं मजहबी स्कॉलर, ये जो आपको क्रिश्चियनी है, मुस्लिम्स है, ज्यू है, हिंदुइज्म है, और जितने भी दुनिया में 500 से ज़्यादा शायद कहते हैं कि मज़ाहब जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं इस प्लेनेट के ऊपर, उन तमाम जो रिलीजियंस के जो मेन स्कॉलर्स हैं उनको हम थियोलॉजियंस कहते हैं। वो तमाम थियोलॉजियंस जो हैं उनके लिए छोड़ देते हैं, हम फिलोसफर के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर वो इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई शुड देयर बी लाइफ। तो अक्सर मैं फिर बच्चों को कहता हूं कि एक बायोलॉजिस्ट उसका आंसर नहीं दे पाता तो वो कैसे इसका आंसर देते हैं। तो फिर आगे मैं एक वर्ड बताता हूं कि थियोलॉजियंस और फिलोसफर की जो बात है उसको मानने के लिए आपको ब्लाइंड फॉलोअर होना चाहिए, आप उसको एक्सेप्ट करें, आप कहें जी यस। देखें जी, अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं, अगर आप बायोलॉजिस्ट बीइंग अ बायोलॉजिस्ट अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो आपको पता है कि आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देना पड़ेगा। जो बायोलॉजिस्ट है आप इसका आंसर ऐसे दे नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि साइंस जो है, साइंस बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बगैर हम उसको प्रूव ही नहीं कर सकते। आगे जाके मैं एक बायोलॉजिकल मेथड्स पढ़ाऊंगा जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी एंड लॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर ये है कि ये जो इनके मानने वाले हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर हैं, मतलब कि वो ना तो कोई हमने वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मांगना है। जैसा कि अगर हम बीइंग अ मुस्लिम बात करें, हम कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, तो आप कहते हैं जी अल्लाह ताला की इबादत करना। ये किसने बताया, ये किसी बायोलॉजिस्ट ने नहीं बताया, ये आपको थियोलॉजियंस एंड स्कॉलर्स ने बताया है। तो मेरा फिर आपसे एक क्वेश्चंस भी है कि जब आप इस टॉपिक को देखें तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि पाकिस्तान में अभी कितने फिलोसफर्स हैं और कितने जो हैं थियोलॉजियंस हैं। कितने तो नहीं, मतलब 2-4 के नेम आपने कमेंट्स में लिखने हैं ताकि मुझे पता चले कि आप कितने इंटरेस्ट से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो फिर हमारे पास जो है ये हो गया, और उसके बाद आपने कहा सर आपने इंट्रोडक्शन भी बता दिया, इसमें बता दिया कि जो हमारी पहुंच से दूर हैं, जिनके हम क्वेश्चंस नहीं दे सकते, लेफ्ट फॉर थियोलॉजियंस एंड फिलोसफर्स। तो मुझे ये बताएं फिर बायोलॉजी क्या स्टडी करती है। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, मैटर रिलेटिंग हाउ टू वर्क। आपकी बॉडी के अंदर जो मैटर है, बायोलॉजी इसमें ये स्टडी करती है इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, ये वर्क कैसे करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं बोल कैसे रहा हूँ, बायोलॉजी का ये काम है कि ये स्टडी करना कि इंसान बोलता कैसे है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी तरफ मूव करे, ये मेरी तरफ आ रहा है, बायोलॉजिस्ट का ये काम है कि ये कैसे लाइफ के अंदर ये कैसे चीज़ काम करती है। ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं तो बायोलॉजी का ये काम है कि ये देखना कि ये इंसान जो है वो चलता कैसे है। समझ आ रही है। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस है ये है बायोलॉजिस्ट इनको स्टडी करता है। अब अगली बात है कि जैसा कि थियोलॉजियंस एंड फिलोसफर्स ने बताया कि जी ये इस तरह जो है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हम इस एंगल से देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट वो एक लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताता है कि ज़िंदगी की क्या खसूसियात हैं। देखे ना, पहले आपने थियोलॉजियंस एंड स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग देखा, तो अब बायोलॉजिस्ट के मुताबिक भी देख लेना ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स मैंने बताए हैं।
साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये कैरेक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद हैं तो वो लिविंग है, उसमें लाइफ मौजूद है। अगर वो तमाम कैरेक्टर मौजूद नहीं हैं तो वो नॉन लिविंग है। अब हम देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले है कि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लें वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। मैं अगर आपको एक सिंगल बताऊं कि एक सेल के अंदर आप एक माइटोकॉन्ड्रिया को देख लें तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप सारी जिंदगी स्टडी करते रहें तो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इतना कॉम्प्लेक्स है। दुनिया में जितने भी साइटोलॉजिस्ट हैं, दुनिया में जितने भी मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो एक छोटे से सेल को सेल लेवल पे जाके एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करें तो कंप्लीट स्टडी नहीं कर पाते। पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तमाम वर्ल्ड के साइंटिस्ट इकट्ठे हो जाए तो इसका मतलब है कि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। इसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से मिलकर बनता है या ग्रुप ऑफ सेल से। जिस तरह के अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, बहुत से सेल से मिलकर बनती है, लेकिन बहुत से बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं। इसके अलावा जो फिंजाई है, यीस्ट जो है वो हमारे पास यूनिसेलुलर है, जिसको हम स्यूडोफिंजाई भी कहते हैं। इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। आपको पता, आपने मैट्रिक में पढ़ा है कि जब भी आप एक सेल को देखें, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, वो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहते हैं। जीन का वर्ड जनरेशन से निकला और जनरेशन का मतलब होता है नस्ल। जीन जो है ये एक ऑर्गेनिज्म से ये दूसरी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है और मतलब कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो है ये फॉरवर्ड होती है। तो फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए कि तमाम के अंदर जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक प्रोग्राम्स होता है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जीन मौजूद हैं जो इसकी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। पहले मैंने एक वर्ड बता दिया ऑर्गेनाइज्ड, कि बॉडी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए आपकी बॉडी स्टूडेंट इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, दुनिया की तमाम फैक्ट्रीज की कॉम्प्लेक्सिटी एक साइड पे और आपके एक सिंगल सेल की कॉम्प्लेक्सिटी एक साइड पे, इतना कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी है और इतनी ऑर्गेनाइज्ड है। देखें मैं छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये मेरे आईलेट जो हैं ये बंद हो जाएं, ये बंद। अब ये जो बंद हुए हैं क्या ये यहाँ से बंद हो गए? नो, ये मैसेज आपके ब्रेन को गया है, ब्रेन से मैसेज फिर इधर आया है, इधर फिर आयंस की मूवमेंट हुई है, एटीपी यूज हुई है, उसने मूवमेंट की है, मतलब कि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आपकी बॉडी को सिंपल नहीं है। अब देखिए आपकी बॉडी के अंदर बेशुमार डिजीजेज आती हैं जिनकी हम अभी भी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। कब की रिसर्च हो रही है इंसान की बॉडी के ऊपर, अभी भी कंप्लीट स्टडी नहीं हो सकी। तो स्टूडेंट आपकी जो बॉडी है ये कॉम्प्लेक्स एंटिटीज से मिलकर बनी है, हाईली कॉम्प्लेक्स है। अगली बात बहुत अच्छी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्वायर एंड यूज एनर्जी, वो एनर्जी हासिल करते हैं फिर उसको यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशंस आपको लिख के दूं कि हमारे पास जो है, आप प्लांट्स की बात कर लें, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में दोनों मिलते हैं तो उनके मिलने से फिर नेक्स्ट जो है ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ये मैं प्लांट की बात की है, लेबल इसको कर रहा है इक्वेशंस को कि प्लांट्स में देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है दोनों आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है। अब प्लांट्स ने सन की लाइट की मौजूदगी में, जिसको हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सन की लाइट को लेकर आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। इसका मतलब है सन की लाइट जो ली उसका मतलब है उसने वो एक्वायर की, हासिल की, और अब ये ग्लूकोज अपनी बॉडी में यूज करेगा तो इसको कहते हैं यूज एनर्जी। सेम अगर हम होमो सैपियंस इंसान की बात करें तो स्टूडेंट आप क्या करते हैं कि आप फूड लेते हैं, ये आपने एक्वायर की एनर्जी को हासिल किया, फिर वो फूड बॉडी में जाती है, फिर वो यूज होती है, जिसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। अगला है न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट आपकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, मिलियंस केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है ही नहीं जिसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन ना हो।
तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। लेट्स सपोज ये मेरी फिंगर है और ये मेरे पास ये मार्कर है। अब इसके अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे, ठीक है। इसमें आपको पता है कि एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, आयंस की मूवमेंट हो रही है, सेल्स डिविजन्स हो रही है, सेल साइकिल हो रहा है। तो ये तमाम के तमाम मैकेनिज्म जो है वो इसके अंदर होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है न्यूमरस का मतलब होता है काफ़ी केमिकल रिएक्शन होते हैं। और एक और चीज़ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ग्रो करते हैं, सेकेंड ईयर के अंदर हम एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ाते हैं जिसमें हम ग्रोथ की डेफिनेशन करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है, इरिपेरेबल है। जब एक बॉडी साइज में बढ़ जाती है तो वो दोबारा रिकवर नहीं होती, आप कह सकते हैं दोबारा वापस नहीं आती। जिस तरह कि मेरी बॉडी का भी साइज हो गया जी 6 फीट, अभी मेरी हाइट है 6 फीट 2 इंच। अब ये जो हाइट है, क्या जिस तरह ये बॉडी मेरी ग्रो की है अब 6 फीट 2 इंच तक पहुंची है, तो अगले 5 साल में दोबारा ये छोटी हो जाएगी, मैं दोबारा 4 फीट का या 3 फीट का हो जाऊंगा? नो, ग्रोथ इरिवर्सिबल है। ग्रोथ जो है ये दोबारा वापस नहीं होती। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि सर बहुत से लोग हैं जो फैटी हो जाते हैं, मोटे, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर वो पतले भी हो जाते हैं। वो ग्रोथ नहीं है, वो डेपोजिशन ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू है। वो जब एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट्स की डेपोजिशन होती है तो आप फैटी होते हैं, बाद में जब वो आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो बॉडी से दोबारा यूटिलाइज होती है और आपकी बॉडी दोबारा स्लिम एंड स्मार्ट, ठीक है जी। तो उसके बाद स्टूडेंट कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसा कि अगर आप इंसान की बात करें तो सेकेंड ईयर में एक चैप्टर हम पढ़ाते हैं होम्योस्टैसिस, मैट्रिक में भी आप पढ़ के आए हैं। होम्योस्टैसिस क्या होता है कि बाहर के एनवायरनमेंट में अगर सडन फ्लक्चुएशन आती है तो हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आती। हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का सॉल्यूशन सॉल्वेंट सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहती है एक खास लेवल तक, ठीक है जी। कैसे? हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 है। अब बाहर अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है तो ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी 50 हो जाए, नो। जैसा कि अगर मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैं अगर बाहर धूप में रख दूं तो वक्त के साथ अगर बाहर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। मीन कि इसने माहौल के साथ टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिया। लेकिन जो हमारे पास हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर कभी भी नहीं होगा, हमारी बॉडी में 37 मेंटेन रहेगा। शॉर्ट सी फ्लक्चुएशन आती है हमारी बॉडी में, सडन फ्लक्चुएशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट नहीं आती। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है। तो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और एक और चीज़, एक तो ये बच्चे पैदा करते हैं और अपने जैसे करते हैं, ठीक है जी। ये नहीं है कि अगर आप देखें होमो सैपियंस है, इंसान है तो उसके घर में बकरी का बच्चा पैदा हो गया, डॉग है तो उसके घर में चूहा पैदा हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी हुआ इस तरह? नहीं हुआ। कभी आपने देखा हो कि आपके जो है वो कोई रिलेटिव है, उनके यहाँ कोई बेबी पैदा हुआ तो वो पैदा होते ही मैं करे कि बकरी का बच्चा हो? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज़ का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। हर एक के अंदर कंटेंट, जेनेटिक प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म की निस्बत, ठीक है। तो ये ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। जो आपके पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं करते। अगर कभी आपने घर में ऐसा देखा हो कि आपके घर में एक चेयर हो, 4 माह के बाद उसने एक छोटा सा बच्चा चेयर का दिया हो, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। अक्सर जो बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं तो वो तो अपने जो उनके टॉयज़ हैं, उनके जो खिलौने हैं, उनमें तो वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं जी ये मेरे पास चेयर और इसका ये बेबी, बट ऐसा रियलिटी में तो नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, रिस्पॉन्ड एनवायरनमेंट। सिंपल सा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्ड करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपकी एग्जांपल ले लूँ, आप हैं, आप किसी ऐसी जगह पे हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप वहाँ पे खड़े रहेंगे? नो, आप मूव करके जो है शेडी प्लेस पे आ जाएंगे। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है,
ठीक है जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्ड करता है। अब आपके जहन में ये भी आ सकता है कि सर प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो नहीं रिस्पॉन्ड करते, वो नहीं मूव करते। नहीं करते हैं। आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में उनके पत्ते जो हैं वो विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ये एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स है। या बहुत हाई टेम्परेचर पे वो ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज कर लेते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ये उनका रिस्पॉन्स है। या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो बॉडी के अंदर बहुत सी हीट शॉक प्रोटीन पैदा कर लेते हैं, ये इनका रिस्पॉन्स है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट का। तो अब ये जितने भी मैंने कैरेक्टर बताए, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे कैरेक्टर मौजूद हैं वो लिविंग है, और जिसमें मौजूद नहीं है वो नॉन लिविंग है। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिस्ट, थियोलॉजियंस एंड फिलोसफर्स, तीनों के मुताबिक जो है लाइफ की डेफिनेशन डिफरेंट है। और ये जो हमारे पास स्पेशली पोइट्स, शायर जो हैं, इनके मुताबिक भी लाइफ डिफरेंट है। अक्सर आपने देखा नहीं कि शायर जो हैं ये कहते हैं मैंने आपको देखा तो मुझे ज़िंदगी मिल गई, आप गए तो मैं भी मर गया। हालांकि ज़िंदगी भी नहीं मिलती और वो मरता भी नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेन करते हैं लाइफ को हर एक अपने अपने एंगल से। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये मैंने बायोलॉजिस्ट के लिहाज से किया है। तो इसका मतलब फिर ये हो गया, यहां तक पढ़ने के बाद ना आपके जहन में ना एक चीज़ आई होगी कि यार बायोलॉजी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल नहीं है। बायोलॉजी जस्ट, मैं अभी ये थोड़े से कैरेक्टर की बात की है, आपकी बायोलॉजी में बेशुमार आगे डिपार्टमेंट है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बायोलॉजी के अंदर हमने सब ब्रांचेस क्यों बनाई, क्योंकि बायोलॉजी आर कॉम्प्लेक्स फॉर द कन्वीनियंस एंड कॉम्प्रीहेंडिंग। हमने अपनी आसानी के लिए इनको डिवाइड किया है ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें। ठीक है जी। तो आगे हम बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। तो हम अपने लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं और आगे इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए जो है हम यहाँ पे अपना लेक्चर वाइंड अप किया। तो आज के लिए थैंक यू।